हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट के लिए हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इन लेक्चर्स को इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि आने वाले सीसेट एग्जाम में आपको कुछ हेल्प मिल पाए और आप अगर ठीक से मेहनत कर रहे हैं, अभी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दी, जब मन क्या कर लिया। अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को देख रहे हैं, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के दिन फायदा होगा। बट मेक श्योर आप इन सारे लेक्चर्स को देखें और लगातार अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था। छोटी छोटी वीडियोज डाल रहे हैं ताकि कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो पिछले वाला जो पार्ट 1 था उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। रेशियो क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं हम, सो दैट आपको एग्जाम का भी आइडिया हो कि ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और तो इस पार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद भी 2 पार्ट और आएंगे रेशियो पे, तो सारी चीजें इसी फ्लो में चलती रहेंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस गाइड बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये गाइड बुक आपकी बहुत सारी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। कौन से कंपोनेंट आते हैं, किस कंपोनेंट का क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपकी क्या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है सीसेट एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन इस गाइड बुक में बहुत अच्छे से दी गई है। बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी गाइड बुक है, पढ़ के मजा आ जाएगा और एक क्लैरिटी भी मिलेगी आपको इस एग्जाम को लेकर के। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर डाउनलोड करिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। मैं पूरे 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 10 के 10 क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देंगे कि सी सेट के पेपर में कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, पहला सवाल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। If the income of A is 10% more than that of B and the income of B is 20% less than that of C, then the incomes of A, B and C are in the ratio। आमतौर पर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि तीनों को एक ही फ्लो में लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर A 10% मोर देन B है तो B 100 होगा और A 110 होगा, एंड इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन दैट ऑफ C। अगर B की इनकम C से 20 ज्यादा है तो दैट मीन C से 20 कम होगा और ये 80 होगा, और आप यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इससे 20% ज्यादा नहीं है, इसका 20% तो 16 ही हुआ ना, तो ये तो 96 होना चाहिए था, फिर ये वेरीफाई नहीं हो रहा यहाँ से। ठीक है, तो ये तरीका गलत है। कैसे करना चाहिए, इंडिविजुअल कंपेयर करिए। क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, तो पहले सिर्फ ए और बी का कंपैरिजन बनाइए कि अगर बी 100 है तो ए की इनकम 10% ज्यादा है, तो दोनों में जो रेशियो होगा वो 11:10 होगा। एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। अब जो बी की इनकम है वो सी से 20% लेस है, तो इस केस में 100 सी होगा, बेस सी होगा, और 20 से 20% लेस है तो 80 होगा। तो दोनों में जो रेशियो बनेगा वो 4:5 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आपने वीडियो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है रेशियो का तो वो जरूर देखें आप। ठीक है, तो आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए की वैल्यू 11 है तो बी की 10 है, बी की 4 है तो सी की 5 है, और जब हम ये दो जगह खाली होती हैं तो इनको बराबर वाली डिजिट से फिल कर देते हैं टू मेक द कॉमन कंपोनेंट इक्वल। जो कॉमन वाला वेरिएबल है उसको इक्वल बनाने के लिए, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर 4, तो ये 44 आ गया, और ये 10 इंटू 4 40 आ गया, और ये 10 इंटू 5 50 आ गया। जब 2 से सिंप्लीफाई कर दोगे सबको तो ये 22 होगा, ये 20 और ये 25। तो ए बी की और सी की इनकम जो है वो इसी रेशियो में होगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि जो गलतियां आप करते हैं यहाँ से सीख रहे होंगे और आगे उन गलतियों को सुधार लेंगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:6। दो नंबर हैं जो 5:6 में है। अगर हर एक नंबर को 16 इंक्रीज कर दिया जाए तो वही रेशियो 4:5 हो जाता है।
तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, तो दोनों नंबर्स में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे दो सिनेरियो है। मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो है 5:6 में, ठीक है। और अगर दोनों नंबर्स को 16 इंक्रीज कर दूं तो न्यू रेशियो जो बनता है वो 4:5 बनता है, ठीक है। अब या तो वैल्यू डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो जाती कि 5 से यहां कुछ बढ़ रहा है, 6 से यहां कुछ बढ़ रहा है, बट यहां तो कम हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि ऐसा ही होगा। तो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो कि इनके बीच का डिफरेंस ले सकते हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है 1। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे ये गलती से मैंने लिख दिया, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज के बजाय क्या कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए, डिक्रीज्ड बाय 16, ठीक है। क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो ये पूरा डाटा मैंने चेंज किया, बट यहाँ इंक्रीज को चेंज नहीं कर पाया, तो वो डिक्रीज है। माफी चाहूंगा इसके लिए, बनाते बनाते कई बार ह्यूमन है, एरर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको अब पलट दें सवाल को, तो आप इसको क्या देखेंगे कि मैंने दोनों को 1 डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अगर डिक्रीज कर दूं तो ये 16 डिक्रीज होगा, तो यहां से भी 1 डिक्रीज हो रहा है और यहां से भी, ठीक है। तो यानी इस 1 की वैल्यू 16 होगी, तो जो नंबर है वो 5:6 में है, तो नंबर हमारे 16 इंटू 5, ये नंबर 80 होगा और ये नंबर 6 इंटू 16 96 होगा, ठीक है। तो दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 आ जाएगा, गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। आप इसको चेक भी कर लेते हैं क्योंकि फिर वेरीफाई करना जरूरी है। 80 में अगर 16 ऐड करूं और 96 में अगर 16 ऐड करूं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 96 और ये बनेगा 112, ठीक है। तो मुझे तो फिर गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ये 16 से गया 6, ये 16 से जाएगा 7, ये तो 6:7। अरे यार, गड़बड़ तो होनी थी, हमने फिर ऐड कर दिया। हमें तो घटाना है ना, क्योंकि डिक्रीज है हमारा नंबर, तो दोनों में से माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो ये 64 और ये माइनस करोगे 80, तो ये 16 से कैंसिल होकर के 4:5 में बन जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इतनी सी कहानी है, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कई बार कंडीशंस डिफरेंट भी दे देता है। जैसे यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो शायद ये डिफरेंस सेम ना होता, फिर क्या करते। तो फिर इस केस में इन दोनों नंबर्स को x की फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए ये 5x और 6x है। अगर पहले नंबर में से 16 घटा दें और दूसरे नंबर में से भी 16 घटा दें तो जो रेशियो है वो 4:5 आ जाता है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x माइनस 80 होगा और ये 24x माइनस 64 होगा। तो यहाँ आके x बचेगा, ये उधर जाके प्लस का होके x की वैल्यू 16 होगी और दोनों नंबर के बीच में अंतर 16 का ही है। तो फिर भी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही राइट आंसर बनेगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:5। When 24 girls left, this ratio becomes 6:7. तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। बोला गया है कि किसी स्कूल के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, जो इनिशियल रेशियो है वो रेशियो 3:5 है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर 24 गर्ल्स स्कूल को लेफ्ट कर दे, 24 गर्ल्स स्कूल को छोड़ करके चली जाएं, तो वही रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 6:7 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि लड़कियां स्कूल छोड़ के जा रही है तो इसका लड़कों की सेहत पे क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लड़कों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी संख्या नहीं घटेगी, वो तो जितने उतने ही रहेंगे। तो आप यहाँ पे जितने लड़के हैं और यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, सॉरी जितने लड़के यहाँ हैं उतने लड़के यहाँ होने चाहिए। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से ही, तो न्यू रेशियो तो 6:7 ही रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होके 10:6 हो गया, सॉरी 6:10 हो गया। आज मुझे पता नहीं कौन सी किसी भटके हुए रास्ते पे हूं मैं, आज शायद थोड़ी गलतियां कर रहा हूँ। 6:10। अब देखो बॉयज जो है वो सेम है, अब जो लड़कियां हैं वो पहले 10 थी अब 7 रहेगी, तो कितनी कम होगी 3, और क्वेश्चन में बोला है कि 24 कम हुई है, तो 1 की वैल्यू होगी 8, और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 6 ही हैं, तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। तो जो राइट आंसर है यहाँ से वो ऑप्शन नंबर ए है,
ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जब भी इस टाइप का सवाल आए तो कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है उस पे काम करना है आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। द रेशियो बिटवीन राम एंड कृष्णा प्रेजेंट एज इज 9:10. After 4 years, the ratio of their ages become 11:12. तो what is राम्स प्रेजेंट एज? कौन है? दो लोग हैं, एक राम है और एक कृष्णा है। ये राम है और ये कृष्णा है। ठीक है जी, जो दोनों की प्रेजेंट एज है वो प्रेजेंट एज दोनों की किस रेशियो में है? 9:10 में है। ठीक है, और आफ्टर 4 ईयर अगर मैं बात करूं, आफ्टर 4 ईयर्स उनकी जो एजिज में रेशियो है वो 11:12 हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली दो तरीके हैं, या तो आप इसको 9x और 10x ले लो, तो 9x में 4 ऐड करोगे और 10x में 4 ऐड करोगे तो यही रेशियो 11:12 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो, यही भरोसेमंद कंसेप्ट यही है। इसका क्या भरोसा है, क्या पता गैप सेम दे कि ना दे, तो इस पे ज्यादा रिलाई करना है। ठीक है, ये एक्स से थोड़ी नफरत हो सकती है आपको, बट ट्रस्ट करिए एक्स बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो एज जो है वो 4 इंक्रीज हो रही है, और यहाँ से देखेंगे 9 से 11 हो गया तो 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 2। लेकिन ये चीज तभी लगेगी जब ये डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ 2 इंक्रीज 2 और एज 4, तो 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू कितनी? 2, तो 9 की वैल्यू कितनी? 18, और 10 की वैल्यू कितनी? 20। तो राम की प्रेजेंट एज 18 है, कृष्णा की 20, तो राम की बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यही कंसेप्ट है सेम, जब ये जो डिफरेंस है सेम होता है। ऐसे ही सवाल पेपर में भी पूछे गए हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम। देखो अगला सवाल, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 and their monthly expenses are in the ratio 5:9. If each of them saves rupees 600 per month, then their monthly incomes are. ए और बी दो पर्सन हैं जिनकी जो मंथली इनकम है, ए और बी की जो इनकम है वो किस रेशियो में है? इनकम का रेशियो है 2:3, और जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो किस रेशियो में है? 5:9, और दोनों की जो सेविंग्स हैं वो सेविंग जो है वो 600 रुपए है। इसकी भी 600 रुपए है और इसकी भी 600 रुपए है। ठीक है, तो बताइए उनकी मंथली इनकम क्या होगी? अब एक तजुर्बा ये कहता है हमारा कि जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? जितना भी आप खर्च कर रहे हो प्लस जितना भी आपने सेव किया है। ठीक है, इनकम क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां से आप ये भी निकाल सकते हो ना कि अगर आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए तो आप क्या करो, इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैंने कहा कि इनकी जो इनकम है वो 2x और 3x है। ठीक है, 2x और 3x है, और उसमें से दोनों की सेविंग माइनस कर दो, तो जो रेशियो होगा वो किसका आ जाएगा? एक्सपेंसेस का। और एक्सपेंसेस किस रेशियो में है? 5:9 में। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 2 जा 18x माइनस 5400, दैट इज इक्वल टू 5 3 जा 15x माइनस 3000। ठीक है, तो ये इधर आके माइनस होगा 3x, ये उधर जाके ऐड होगा तो 2400, तो जो x की वैल्यू होगी यहाँ से वो 3 से सिंप्लीफाई करके 800, और जो इनकम है दोनों की वो 2x और 3x थी, तो अगर मैं x की वैल्यू 200 पुट करूंगा तो इट्स बिकम्स 1600 एंड इट 2400। ठीक है, तो यही होगा। या आप यहां से भी ऐसे कर सकते थे कि इन दोनों का गैप लेते 1 और 4, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, क्योंकि सेविंग का रेशियो तो सेम है ना, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये इनकम का रेशियो हो जाता 8:12। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस है वो 5:9 में। अब आप यहां से देखें कि इनकम और एक्सपेंसेस का गैप 3 है और यहां से भी 3 है, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता 600 को, तो 3 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 200। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 1600 और 12 की वैल्यू 2400। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है, बुरा कुछ नहीं होता है। जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे वो आपके लिए अच्छा है, जो फ्रूटफुल हो आपके लिए, और जो ना रह पाए वो बुरा है। ठीक है, हर एक चीज का आधार यही है। समझ पा रहे हो मेरी बातों से, कनेक्ट कर पा रहे हो? चलो, तो ऐसा ही सवाल परीक्षा में भी पूछा गया। कब? सीसेट 2017 के पेपर में। क्या था सवाल देखो,
द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। दो लोग हैं एक्स और वाई, इनकी जो इनकम है वो 4:3 में है, तो इनकम का रेशियो हो गया 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो 3:2 में है। तो अगर हर एक की सेविंग 6,000 रुपए हो तो व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम? टोटल मंथली इनकम दोनों की देखो, या तो आप सिंपली देख लो, यहां से इनकम 1 रिड्यूस हो रही है, यहां से 1, तो 1 की वैल्यू 6,000 है ना, तो इसकी इनकम कितनी होगी? x की 4 इंटू 6,000 यानी कि 24,000। ठीक है, y की इनकम क्या होगी? 3 है तो 3 इंटू 6,000 तो कितना हो गया? 18,000, और दोनों का सम कर दोगे तो 42,000। फिर मसला क्या है? कोई भी तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मानते हो, कर सकते हो कि नहीं? अभ्यास जरूरी है, सीखो, लगातार प्रैक्टिस करो तो चीजें आसान होंगी। देखो अगला सवाल, यूपीएससी सीसेट 2015 में भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, कौन है? दो लोग हैं, एक पीटर है और एक पॉल है। ये पीटर है और ये पॉल है, दोनों की जो इनकम है वो 4:3 में है, तो इनकम का रेशियो 4:3। देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2। जो उनके एक्सपेंसेस है वो 3:2 में है। अगर दोनों की जो सेविंग है वो 6,000 रुपए है। आप फंस जाओगे ऐसे सवालों में, कहाँ? जहां सेविंग सेम ना हुई, फिर आपको एक्स वाला तरीका लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बताया एक्स वाला तरीका भी ध्यान रखिएगा, जो झाड़ू है वो। चलो देखो, अब यहां से तो सिंपल है, 4 से 3 फिर -1, 3 से 2 फिर -1, तो 1 की वैल्यू 6,000। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी? पीटर की इनकम होगी 24,000 और पोल की इनकम होगी 3 इंटू 6,000 यानी 18,000, तो 24,000 और 18,000 हो गया भाई। गिवन ऑप्शन नंबर ए के अंदर। कहाँ मुश्किल है? नहीं मुश्किल। ठीक है, चलो उसके बाद देखो तो अगला सवाल, ये भी सवाल यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी है, जो मन करे वो पूछेगा। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। ए और बी की इनकम का जो सम है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे? सी और डी दोनों की इनकम से। ठीक है जी, यही बोल रहा है। आगे कह रहा है द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी की जो इनकम का सम है, इज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर इज द सेम। सेम बोला है, ए और सी की इनकम का सम बी और डी की इनकम के सम के बराबर है। ठीक है, मोर एवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड डी। ए की जो अर्निंग है वो हाफ है किसके? बी और डी की इनकम के। ठीक है, तो हुज इनकम इज द हाईएस्ट, ये पूछा गया है कि किसकी इनकम हाईएस्ट है। ठीक है, क्या पूछा गया है? किसकी इनकम हाईएस्ट है। तो कैसे बताएंगे किसकी इनकम हाईएस्ट है? सीधी सी चीज समझो कि अगर ए की इनकम 1/2 है बी और डी के, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी और डी को इधर ले आए। ठीक है, कि ए की इनकम अगर 1 रुपया है तो बी और डी की 2 रुपए है। तो अगर बी और डी की इनकम 2 रुपए है तो ए की इनकम 1 रुपया है, और इन दो ए और सी की कंबाइंड इनकम बी और डी के बराबर है, तो सी की इनकम भी 1 रुपया ही होगी। बोलो हाँ कि ना? अगर ए की इनकम 1 रुपया है, बी और डी की 2 रुपए है, और ए और सी का जोड़ इनके बराबर है, तो सी की इनकम भी 1 रुपया होगी। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं कि ए की इनकम 1 रुपया है, ठीक है, और बी की इनकम हमें मालूम नहीं, ग्रेटर देन सी की इनकम 1 रुपया है और डी की इनकम हमें मालूम नहीं, तो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है। तो बी यहां पे आ गया कि बी की इनकम डी से ज्यादा है। ठीक है, यहां से इतना पता चल गया कि बी की इनकम डी से ज्यादा है। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि ए और सी का कंपैरिजन बी और डी के साथ तो नहीं हुआ। तो एक बात सिंपल सी समझो, जब ए और सी का सम 2 रुपए है और बी और डी का सम भी 2 रुपए ही है, ठीक है, और हमें पता है कि ए की इनकम 1 रुपया है और सी की इनकम 1 रुपया है। ठीक है, अब बी की इनकम डी से ज्यादा है, तो यहां पे बी और डी का सम भी 2 रुपए ही है ना, तो डी की इनकम, बी की इनकम डी से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बी की इनकम 1 रुपए से ग्रेटर होगी और डी की इनकम 1 रुपए से छोटी होगी। तो बी अगर 1 रुपए से ज्यादा है, 1 रुपए से ज्यादा तो कोई भी नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि वरना ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कंडीशन
और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब बी की इनकम 1 रुपए से ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इनकम किसकी है? बी की। तो गिवन है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। समझ पा रहे हो? चलो अगला सवाल देखो। द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज ₹6060। ठीक है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये है, बी है, सी है। तीनों की जो टोटल इनकम है वो 6060 रुपए है। ए स्पेंड 80%, ए और बी है। इनके खर्चे बताए गए हैं कि ए अपने इनकम का जो खर्चा करता है वो 80% खर्चा कर देता है, जो बी है वो 85% खर्चा करता है, और जो सी है वो 75% खर्चा करता है। ठीक है, अगर उनकी जो सेविंग है वो इस रेशियो में हो, अगर उनकी सेविंग, ठीक है, सेविंग किस रेशियो में हो? 5:6:9, तो बताइए उन एक की इनकम क्या होगी। इस सवाल को आप तब तक सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ए बी और सी की इनकम का रेशियो नहीं होगा। अगर आपके पास ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो वही दे रखी है, तभी तो सोल्व करोगे। तो पहले उनकी इनकम का रेशियो निकालो। क्या, कैसे निकालोगे? यहां देखो, किसी की भी इनकम जो होती है, इनकम हमेशा 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो अगर ए अपनी 100% इनकम में से 80% खर्च करता है तो 20% सेव करता होगा। तो मतलब 20% ऑफ ए की इनकम इज इक्वल टू 5। तो 100% कितना होगा? ए की इनकम का 20% 5 है, तो 100% कितना होगा भाई? ये 5 गुना हो रहा है तो 25 होगा। ठीक है, तो ए की इनकम कितनी आ गई? 25 रुपया। ठीक है, अगर सेविंग 5 रुपया है तो। ऐसे यहां से देखेंगे, बी अगर 85% खर्चा करता है तो 15% सेव करता होगा। तो इसका 100% कितना होगा? 15% की वैल्यू 6, तो 1% की वैल्यू 6/15, और 100% की गुना 100। 5 से गया 3, 5 से 20, और 3 से जाएगा 2, तो बी की इनकम होगी 40 रुपया। अब सी 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा। 25% 9, तो इसका 100% 36। तो जो तीनों की इनकम है वो 25, 40 और 36 के रेशियो में होगी। ए बी और सी तीनों की जो इनकम है वो 25, 40 और 36 के रेशियो में होगी। तो ए का पार्ट कितना है? 25। किस में से? तीनों का टोटल करेंगे तो 40 और 25 65, 65 और 36 101, और टोटल इनकम है 6060 रुपए। तो ए का हिस्सा आ जाएगा 25 6 का 150, तो ए के हिस्से में आएंगे 1500 रुपए, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा उच्च श्रेणी के सवालों में आता है। मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे और सोल्व कर पाए होंगे। ठीक है, नहीं कर पाए तो मेथड सीखो, प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है जी, चलो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि होमवर्क बड़ा जरूरी है। थोड़ा गुस्से मत हुआ करो, पेशेंस रखा करो कि सर इस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब तो आपने बताया ही नहीं। जवाब खुद ही बनिए ना। जब मैंने इतना सब पढ़ा दिया, एक होमवर्क क्वेश्चन दिया, आप कमेंट करो तो कोई ना कोई तो जवाब देगा ही ना उसका। ठीक है, आज नहीं तो कल देगा। आप वीडियो देख रहे हैं 25-50 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, तुरंत जवाब कैसे आ जाएगा? ठीक है, थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखिए, चेक करिए क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और मेरे लिए थोड़ा सा प्यार रखेंगे जरूर। ठीक है, तो अपनी मोहब्बतें इसी तरीके से देते रहिएगा, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताया करो ये वीडियोज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक कोर्स है, मास्टर कोर्स। ठीक है, सीसेट आपके लिए समस्या है, आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहे, आप चीज़ों को बहुत कंसेप्चुअली कवर करना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर करना चाहते हो, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, PYQ भी हो उसमें सारे सालों के, पिछले 10 साल के, और मतलब यूपीएससी का लेवल हो, मजा आ जाए, और कोई आपको पर्सनल ऐसे गाइडेंस भी दे दे, कोई आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर दे। तो आप इस बेहतरीन सुविधा के लिए हमारे इस बैच से जुड़िएगा। ये हमारा 100 घंटे का एक बैच है। ठीक है, जिसमें हम आपको 100 घंटे पढ़ाते हैं। जो लेवल है बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो होंगी सारी, कंसेप्ट क्लासेस बिल्कुल जीरो से लेके यूपीएससी के लेवल तक हमने कोशिश की है कवर करने की। साथ में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। फिर टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, वीकली डाइट आउट सेशन होते हैं, और यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, पर वो रिवीजन पर्पज से होंगी। यहाँ रिकॉर्डेड होंगी, यहाँ रिवीजन पर्पज से। ठीक है,
ये इस बैच की फैकल्टी है। अगर आप इस बैच में आते हैं तो आपकी सफलता की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। गारंटी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी मैं गारंटी दे पाऊंगा। तो आप इस बैच में तभी आइए जब आपको लगे कि मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। आपको अगर करना है तो हम हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं आने देंगे, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सिर्फ खरीदने से नहीं होता है। लेकिन ये आपके लिए ऐसा एक सॉल्यूशन है जहां आकर के आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी, कोई बुक वगैरह परचेज नहीं करनी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाई है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इस बैच में इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। अगली मुलाकात क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।